एक लंबी बीमारी से मीना की माँ का देहांत हो जाने के बाद मीना बड़ी उदास रहती थी। मीना के पिताजी मीना को ये उदास देख बड़े दुखी हो जाते। मीना के पिताजी ने मीना के दुख को दूर करने के लिए दूसरी शादी कर ली। मीना की नई माँ ने मीना के साथ कुछ दिन तक तो अच्छा व्यवहार किया, पर बाद में वो उसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगी। जब मीना के पिताजी काम पर चले जाते तो वह मीना से घर का सारा काम करवाती। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीना, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, लेकिन तुम्हें काम करने की जरा भी समझ नहीं आई। हमेशा हर काम को खराब कर देती हो। मैं अभी ठीक कर देती हूँ माँ। मीना की सौतेली माँ उसको बहुत डांटती थी। जब जब मीना ज्यादा दुखी होती तो वह नदी से पानी लेने जाती और वहीं नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करती और रोती रहती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता नहीं सौतेली माँ मुझे कितना दुखी रखती है। मुझसे घर का सारा काम करवाती है और खाना भी ठीक से नहीं देती। जिस पेड़ के नीचे बैठकर मीना अपनी माँ से ये बातें कर रही थी, उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत अच्छी थी। वो ये सारी बातें सुन रही थी। फिर कुछ देर के बाद मीना उठती है और नदी से पानी लेकर अपने घर वापस चली जाती है। मीना हर रोज नदी से पानी लेने आती और पेड़ के नीचे बैठकर रोती और अपनी माँ से बातें करती, और चुड़ैल ये सब बातें सुनती रहती। लेकिन वह कभी भी मीना के सामने नहीं आती, ये सोचकर कि अगर वह मीना के सामने आई तो वह डर जाएगी और फिर कभी वहां पानी लेने नहीं आएगी। चुड़ैल मीना की सौतेली माँ को सबक सिखाना चाहती थी। मीना कितनी प्यारी बच्ची है, पर वह अपनी सौतेली माँ की वजह से कितना दुखी रहती है। मीना की सौतेली माँ तो बड़ी जालिम है। उसे तो सबक सिखाना ही होगा ताकि वह मीना से अच्छा व्यवहार करे। जब मीना नदी से पानी भरकर घर की तरफ जाती है तो चुड़ैल भी उसके पीछे छुपते हुए चल देती है। मीना जैसे ही पानी लेकर घर पहुंचती है, उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है। क्यों रे शहजादी, मेहंदी लगी है क्या तेरे पैरों में? कितना टाइम लगा देती है पानी लाने में? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बाकी काम क्या तेरी माँ करेगी? बर्तन भी साफ करने, कपड़े धोने और ये सारा काम करने के बाद जंगल से लकड़ियां लाना नहीं भूलना, नहीं तो आज तेरी पिटाई लगेगी। मीना के सौतेली माँ के इस व्यवहार को चुड़ैल छिप कर देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। अरे ये तो बड़ी जालिम औरत है। भला कोई अपनी बेटी के साथ भी ऐसा करता है तो ये उसकी बेटी ही, भले ही सौतेली है। घर का सारा काम करने के बाद मीना जंगल से लकड़ी लाने के लिए चल देती है। वह अपनी रस्सी को एक पेड़ के पास रखकर सूखी लकड़ियां इकट्ठे करने लग जाती है। चुड़ैल मीना से छिपते छिपते यहाँ जंगल में भी आ जाती है। जब मीना सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी तो चुड़ैल अपनी जादू की शक्ति से मीना की रस्सी को गायब कर देती है और वहां से थोड़ी ही दूर सोने की कई रस्सियां बना देती है। मीना अपनी रस्सी को इधर उधर देखती है, पर जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह उन्हीं में से एक रस्सी को लेकर लकड़ियां बांध लेती है और फिर घर आ जाती है। जब मीना लकड़ियां लेकर घर आती है, उसकी माँ उस पर चिल्लाती है। अरे महारानी, कितनी देर लगा दी लकड़ियां लाने में? खाना का तेरी माँ के बनाएगी? माँ, मैं अभी खाना बना दूंगी। जैसे ही मीना ने लकड़ियों का बंडल नीचे उतारा, उसकी माँ सोने की रस्सी को देखकर एकदम चौंक जाती है और मीना से पूछती है। अरे मीना, जरा इधर तो आ। तू ये रस्सी कहाँ से लाई है? माँ, वो वहाँ जंगल में मेरी रस्सी कहीं खो गई थी। मैंने इधर उधर सब जगह देखी, लेकिन वो नहीं मिली। जब मैं अपनी रस्सी को देख रही थी, मैंने देखा कि वहां पर ऐसी बहुत सारी रस्सियां पड़ी हुई थी। मैंने उन्हीं में से एक रस्सी को उठा लिया और लकड़ी बांध ली। अच्छा मुझे बता, तू कहाँ से लकड़ियां लाई है? सोने की रस्सी को देख मीना की सौतेली माँ के मन में लालच आ जाता है। वह उन सारी रस्सियों को घर लाना चाहती है जो मीना ने बताई है। वह मीना से फिर पूछती है।
अरे बताना जल्दी, वो बहुत सारी सोने की रस्सियां कहाँ थी? माँ, वो मैं जहाँ पर आम के पेड़ हैं वहीं से। अच्छा मीना, तुम एक काम करो, तुम तो खाना बना लो जब तक मैं लकड़ियाँ और ले आती हूँ। ये कहकर मीना की माँ जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वहां जंगल में जाकर इधर उधर सोने की रस्सियां ढूंढने लग जाती है। चुड़ैल भी पेड़ पर इसी इंतजार में बैठी थी कि कब मीना की सौतेली माँ आए और इन रस्सियों को उठाए और मैं उसे सबक सिखाऊं। मीना की माँ को बहुत सारी सोने की रस्सियां पड़ी दिखाई देती हैं। जैसे ही वह रस्सी को उठाने लगती है तो उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख मीना की माँ बहुत घबरा जाती है। हा हा हा, अरे वाह, आज तो बड़ी मोटी ताजी औरत हाथ लगी है, तुझे तो मैं जी भर कर खाऊंगी। फिर चुड़ैल मीना की माँ को कई फीट ऊपर ले जाती है और ऊपर से छोड़ देती है और ऐसा कई बार करती है। हाय रे, मर गई, मेरी तो सारी हड्डियां टूट गई। अरे नाश पीटी, तुझे कीड़े पड़े चुड़ैल। हाय, मैं तो बिल्कुल ही मर गई। मर गई? अभी कहाँ मरी हो? मरो तो तब गी, मैं तुम्हारा सारा खून पीऊंगी और तुम तड़प तड़प कर मरोगी। अरे ऐसा मत कर चुड़ैल, देख, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए तो तेरा खून पीना है कि तेरे दो ही बच्चे हैं, क्योंकि मीना तो तुम्हारी बच्ची है ही नहीं। मीना, तुम जानती हो मीना को? हाँ, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम कितना जुल्म करती हो मीना पर। इसलिए आज तुम्हारी खैर नहीं। मैंने ही मीना की रस्सी गायब की थी और उससे अपने जादू से सोने की रस्सी बनाई थी, ताकि तुम इसके लालच में यहाँ दौड़ी आओ और मैं तुम्हें यहीं फांसी पर लटकाकर तुम्हारा खून पी जाऊं। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी मीना को दुखी नहीं करूंगी। ठीक है, आज तुम्हें छोड़ देती हूँ, मगर आज के बाद तुमने कभी मीना को परेशान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर चुड़ैल मीना की माँ को जाने देती है और अब मीना की सौतेली माँ मीना के साथ अच्छा व्यवहार करती है, क्योंकि उसे डर था कि चुड़ैल कहीं उसे मार ना दे। किस्सा है एक गांव का। गांव में रोजाना बाजार लगा करता था। आकाश अपने दोस्त रामू के संग रोजाना बाजार जाया करता था। एक जगह उन्होंने देखा कि एक दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। रामू और आकाश ने वहां एक अंकल से पूछा, अंकल, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? बेटा, ये जो नई दुकान खुली है ना, इस पर लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, तभी तो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। आज तुम मुझे लस्सी पिलाओ, 2 गिलास बनवा लेता हूँ। तुम ही पियो लस्सी, आज मेरा व्रत है। तुम कितने भी व्रत रख लो, तुम्हें अच्छी लड़की नहीं मिल पाएगी। उसने दुकान वाले से लस्सी मांगी और पीकर देखी। लस्सी का स्वाद आकाश को बहुत पसंद आया। उसने दुकान वाले को पैसे दिए और रामू के पास जाकर बोला, अरे रामू, यह लस्सी तो कमाल की है। मैंने ऐसी लस्सी अपने जीवन में पहली बार पी है। सच में मजा आ गया। तुम्हें भी वो लस्सी पीनी चाहिए। फिर रामू के पास एक अंकल आए। अंकल ने रामू से यही बात कही, तुम्हें भी वो लस्सी पीनी चाहिए। आकाश और रामू यही देख रहे थे कि हर कोई एक ही बात बोल रहा है, तुम्हें भी वो लस्सी पीनी चाहिए। रामू ने दुकान वाले के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। यार आकाश, मुझे वो लस्सी वाला अजीब ही लगता है। तुमने देखा ना, कैसे सब उसकी लस्सी पीकर बस तारीफ करते जा रहे थे। मुझे तो लगता है कि उसकी लस्सी में कोई जादू है। अरे रामू, टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? अब तुम उल्लू की तरह आधी रात तक जागो मत। भला लस्सी में कौन सा जादू हो सकता है? जादू तो पिंकी ने तुम्हारे ऊपर कर दिया है। तुम सो जाओ। रामू और आकाश अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं।
सुबह होने पर रामू और आकाश काम पर निकले। आकाश अपने काम में व्यस्त था। उसे बार बार लस्सी का स्वाद याद आता और वही लस्सी पीने का मन करता। अब आकाश काम करते करते रुक गया। अरे आकाश, तुम्हें क्या हुआ? मुझे लस्सी पीने का मन कर रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हें काम के बीच में ये लस्सी कहाँ से याद आ गई? पता नहीं, लेकिन मेरा लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा है। आकाश लस्सी की दुकान की ओर चल पड़ता है। वहां 5 लोग ऐसे ही और भी थे। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आकाश का अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं था। आकाश एक दिन काम पर ही नहीं गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे लस्सी पीने का मन कर रहा है। अरे ये लस्सी लस्सी हमेशा करते रहते हो, क्या हो गया है तुम्हें? कई दिनों से लस्सी के पीछे पड़े हुए हो। पिताजी, मुझसे अब रुका नहीं जाता। मैं जा रहा हूँ। पिताजी अब आकाश से नाराज हो गए और गुस्से में बोले, आकाश, आज तू कहीं नहीं जाएगा। लस्सी पी पी कर तूने अपना पेट खराब कर दिया है। पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मुझे मत रोकिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अगले दिन पिता ने रामू से मदद मांगते हुए कहा, बेटा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आकाश मेरी बात ही नहीं सुनता। अंकल, आप उसे रस्सी से बांध कर रखो, तभी वह काबू में आएगा। वो कह रहा था कि वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है और मुझे ऐसा लगा भी है कि वह अपने शरीर पर काबू नहीं कर पा रहा है। अंकल जी, यह तो बड़ी अजीब सी समस्या है। और यह तो वही कहावत हुई ना कि अपने शरीर पर काबू नहीं और पीने चले हैं लस्सी। बेटा, यह कैसी कहावत हुई? अरे अंकल जी, अभी यह सब छोड़िए। मैं देखता हूँ कि आखिर आकाश को हुआ क्या है। मुझे तो उस लस्सी वाले पर शक हो रहा है। पता लगाता हूँ कि वह लस्सी वाला ही है या फिर कोई और। हाँ, तुम पता लगाओ, लेकिन बेटा जरा ध्यान से काम लेना आकाश के। वह हाथ पैर फेंकता है, अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो। अंकल जी, आप चिंता मत करो। अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं भी उसका जबड़ा तोड़ दूंगा। रामू और आकाश अब रात में लस्सी वाले की दुकान पर गए। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि लस्सी वाला और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। माया, तुम देख लेना, हम जल्दी ही अमीर होने वाले हैं। यह बात कोई नहीं जानता कि मैं एक केमिस्ट हूँ और अपनी लस्सी में ड्रग्स मिलाता हूँ। एक बार जो पी लेता है, फिर उसे लत पड़ जाती है। सुनिए जी, अब तक तो लगभग पूरे गांव ने हमारी लस्सी पी ली होगी। हम कल तो अमीर हो जाएंगे ना? हाँ माया, हम कल अमीर ही नहीं, बहुत अमीर हो जाएंगे। अच्छा सुनिए जी, आप मेरे लिए महल बनवाएंगे ना? अभी महल के सपने मत देखो। कल के लिए जादुई लस्सी तैयार करनी है। अपने काम पर लग जाओ। चलो, रसोई से जादुई चीनी लेकर आओ। यह सब देखकर रामू और आकाश को सब समझ में आ गया। फिर रामू और आकाश ने लस्सी वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब लस्सी वाला सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। बुरे काम का बुरा नतीजा, चाहे चाचा करे चाहे भतीजा। भागो भूत आया। कहानी एक गांव की है जिसमें राका नाम का एक आदमी रहता था। वह हर रोज अमीर बनने के सपने देखता रहता था। वह आए दिन अपनी उल्टी सीधी हरकतों से गांव वालों के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता और उनको परेशान करता रहता था। अरे इस गांव में रहकर तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता। उसके लिए तो मुझे शहर जाना पड़ेगा और वहां पर ही कोई व्यापार करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता होगी जो मेरे पास नहीं है। ये गांव वाले बड़े मूर्ख हैं और अंधविश्वासी भी हैं। चलो इनके इसी अंधविश्वास का फायदा उठाता हूं और कुछ धन इकट्ठा करता हूं। एक दिन राका श्याम को भागा भागा गांव की तरफ आया और कहने लगा, भागो, अरे भागो, भूत आया। अरे चाचा भागो जल्दी से, गांव में भूत आ रहा है, जल्दी भागो चाचा। भूत की बात सुनकर
सारे गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। फिर राका रात को उठता है और चुपचाप जाकर हीरा की बकरी को खोलकर जंगल में ले जाता है। जंगल में बांधकर वापस गांव में आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब हीरा ने देखा उसकी बकरी गायब है, तो वह सबसे पूछने लगा, अरे भाई, किसी ने मेरी बकरी देखी क्या? अरे मोहन, तुमने मेरी बकरी को देखा क्या? अरे नहीं भैया, हम तो भूत के डर से घर के अंदर छुपे बैठे थे, हमें तो बिल्कुल नहीं पता भैया। अरे यार, पता नहीं, कल रात से मेरी बकरी नहीं मिल रही, लगता है कोई ले गया उसे। अरे भैया, मुझे तो लगता है वो भूत ही लेके गया होगा तुम्हारी बकरी को। वो राका कह रहा था ना, भूत आया भूत आया। अरे कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? भला भूत का बकरी से क्या लेना देना? अरे भैया, कुछ नहीं पता, कलयुग है, क्या पता भूत भी बकरी का मीट खाता हो। पता नहीं भैया, लेकिन मेरी तो बकरी गायब हो गई ना। उधर राका शहर जाने की बात कहकर गांव से चल देता है और सीधा वहीं जंगल में जाता है जहां पर उसने बकरी को बांध रखा था। वह बकरी को खोलता है और पास के शहर में उस बकरी को ले जाता है जहां पर पशुओं का एक मेला लगता था, पर पशुओं को खरीदा व बेचा जाता था। राका उस बकरी को ले जाकर 200 रुपये में उस बाजार के अंदर बेच देता है। फिर 2 दिन के बाद राका ने फिर वही किया। को भागा भागा गांव की तरफ आया और यही कहने लगा, अरे भागो, अरे भागो, भूत आया। अरे चाचा भागो, गांव में बहुत भयंकर भूत आया है। अरे भागो चाचा भागो। सुनकर सारे लोग फिर से अपने अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं और फिर राका रात को फिर से उठता है। रात को उठकर अब की बार उसने चुन्नी लाल के गधे को खोल लिया, उसे भी ले जाकर वहीं जंगल में बांध दिया जहां पर उसने बकरी को बांधा था। और गधे को बांधकर वो वापस आकर फिर से सो जाता है। अगले दिन जब चुन्नीमल को उसका गधा नहीं दिखता तो वह सबसे पूछता है, अरे भैया, किसी ने मेरा गधा देखा क्या? अरे मेरा गधा नहीं मिल रहा है भैया। अरे क्या हुआ भैया? अरे देखो ना भाई, मेरा गधा कहीं चला गया है, मिल नहीं रहा। अरे दिन जब भूत आया था बकरी गायब हो गई, कल जब भूत आया तुम्हारा गधा गायब हो गया। लगता है भैया वो भूत ही इन पशुओं को चुरा के ले जा रहा है। अरे लेकिन भैया, भूत गधे का करेगा क्या? वो तो पता नहीं भैया, पर मुझे लगता है ये जरूर उस भूत की ही साजिश है जो हमारे पशुओं को चुरा रहा है। फिर भी तुम अपने गधे को इधर उधर ढूंढ लो, हो सकता है वो कहीं खुलकर घास चरने के लिए चला गया हो। हाँ भैया, देखता हूँ, कहीं मिल गया तो। राका फिर सुबह उठकर शहर जाने की बात कहकर गांव से चल देता है और वहीं पर जंगल में जाकर गधे को खोल के बाजार में ले जाता है और उसे भी 1000 रुपये में बेचकर वापस आ जाता है। उन पैसों से ऐश करता है। 2 दिन के बाद राका फिर वही करता है। शाम को भागा भागा गांव की तरफ आया। अरे भागो, अरे भागो, अरे बहुत भयंकर भूत है। अरे भागो भैया भागो, बड़ा ही विचित्र भूत है। अरे भागो काका भागो, मोहन भैया जल्दी भागो घर के अंदर, बड़ा ही भयंकर भूत है भाई, मैं तो मरते मरते बचा हूं। अरे उसने पकड़ ही लिया था मुझे तो। अरे भागो रे भागो, मैं तो चला भैया घर के अंदर। और ऐसे भूत की बात सुनकर फिर से सब लोग घरों के अंदर छुप जाते हैं। गांव वालों के मकान इतने बड़े नहीं थे कि वो अपने पशुओं को घरों के अंदर बांध सके, इसलिए सारे गांव वाले अपने पशुओं को घर के आंगन में ही बांधते थे। गांव में एक कालिया नाम का शराबी था जो हर समय नशे में धुत पड़ा रहता था। जब राका ने भूत के आने की बात कही तो शराबी इतने नशे में था, कालिया को नशे में ये पता ही नहीं चला कि गांव में भूत आया हुआ है। सब लोग तो घरों के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन कालिया वहीं बाहर ही पेड़ के नीचे पड़ा रहता है। और जब रात को राका मोहन की भैंस खोलने के लिए आता है तब तक कालिया का नशा कुछ ढीला हो गया होता है। जब राका मोहन की भैंस खोल रहा होता है तो कालिया उसे देख लेता है। राका मोहन की भैंस को खोलकर जंगल की तरफ ले जाता है तो कालिया भी छुप कर उसके पीछे पीछे चल देता है। मोहन ने भैंस को जंगल में बांधा तो ये सारा नजारा कालिया ने देख लिया और कालिया भी छुपते छुपते राका के पीछे फिर वापस गांव में आ जाता है और सो जाता है। जब सुबह मोहन जगा तो उसने देखा उसकी भैंस नहीं है। वह सबसे पूछता है, अरे भैया, किसी ने मेरी भैंस देखी क्या? अरे ओ रामू, क्या तुमने मेरी भैंस को देखा भैया? अरे नहीं भैया, मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारी भैंस कहाँ है। भैया देख लो, कहीं इधर उधर तो नहीं है।
नहीं भाई, मैंने तो हर जगह देख लिया, कहीं मिल ही नहीं रही। यह मुझे लगता है जरूर ये उसी भूत का काम है। पहले उसने बकरी चुराई, फिर उसने गधा चुराया, और आज तुम्हारी भैंस की बारी आएगी। भैया ऐसे रहा तो धीरे धीरे कर हमारे सारे पशु गायब हो जाएंगे। भाई ये तो बहुत ही बड़ी घटना है, हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा। काका, जब जब भूत की बात होती है कोई ना कोई पशु गायब हो जाता है। हम लोग तो परेशान हो गए हैं काका। पहले बकरी गायब हो गई, फिर गधा गायब हो गया, और आज देखो मेरी भैंस चली गई। बेटा मुझे लगता है ये भूत का नहीं, किसी और का काम है। और जब मोहन अपनी भैंस के बारे में पूछ रहा था तो वहां पर कालिया भी आ जाता है। कालिया मोहन से पूछता है, क्या हुआ मोहन भैया, क्यों परेशान हो? अरे जाओ यार, तुम्हें तो कुछ होश नहीं रहता। गांव में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ मालूम भी है? कितने पशु गायब हो रहे हैं भैया, तुम्हें इससे क्या लेना? पर तुम्हें तो अपने नशे से मतलब है ना। अरे बता तो दो भैया, बात क्या है आखिर? क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हाँ हाँ, तुम बड़ा मदद करोगे हमारी, खुद का तो होश रहता नहीं, भला हमारी क्या मदद करोगे? तुम्हारी भैंस गायब हुई है ना, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अरे मेरे को सब पता है, ये काम किसी भूत का नहीं है, ये किसी नकली भूत का काम है भैया। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि गांव में भूत के आने की अफवाह कौन उड़ाता है? हाँ भैया, कौन उड़ाता है? सब लोग आपस में बातें करने लगे। गांव में भूत की अफवाह उड़ाता कौन है? अरे भैया, और कौन उड़ाता है? वही अपना राका। जब भी कोई भी भूत आता है तो राका ही सबको बताता है। यही तो मैं कह रहा हूं भैया कि यह किसी भूत का काम नहीं, यह नकली भूत का काम है। क्या किसी ने आज तक उस भूत को देखा है जो गांव में आता है? नहीं भैया, हमने तो नहीं देखा। जब राका भूत के आने की बात कहता है तो तुम सब गांव वाले घरों के अंदर छुप जाते हो। चलो मैं बताता हूँ तुम्हारी भैंस कहाँ पर है। हाँ हाँ बताओ भैया, कहाँ पर है? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, फिर बताऊंगा। फिर मोहन धीरे धीरे भी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है, और फिर कालिया सब गांव वालों को लेकर वहां पहुंचता है जहां पर राका ने भैंस को बांध रखा था। और फिर कालिया सबको बताता है कि कैसे राका ही वो चोर है जो पशुओं को चुरा रहा है। फिर सब लोग वहीं पर छुपकर राका के आने का इंतजार करने लगते हैं। ही देर बाद राका भी तैयार होकर वहीं आ जाता है। इधर उधर देखकर राका भैंस को खोलकर शहर की तरफ चल देता है। और जैसे ही राका भैंस को खोल के शहर की तरफ चलता है, सारे गांव वाले उसके सामने आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो वो भूत जो हमारे पशुओं को खोल रहा है? अरे मर गए रे, इनको कैसे पता चल गया कि मैंने ही पशुओं को चुराया है? अरे भाग लो भैया भाग लो, अब तो भागने में ही भलाई है। और जैसे ही राका भागने लगा, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। हम तुम्हें ऐसे नहीं भागने देंगे, अब तो तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलेगी। और फिर सारे गांव वालों ने राका को पकड़कर खूब पीटा। अरे मर गया रे, अरे छोड़ दो रे मुझे गांव वालों, अरे छोड़ दो मुझे, अरे मर गया रे, हाय रे। ऐसे कैसे छोड़ दे? तुमने हम सब गांव वालों को परेशान कर रखा है, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे छोड़ दो रे गांव वालों। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, और अब राका अपने किए की सजा हवालात में भुगत रहा है। बच्चों, मैं बगैर सोचे समझे किसी भी बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, और विशेषकर अंधविश्वास की बातों पर तो कतई नहीं। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ पैसे उधार लिए। महाराज, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके आप मुझे कुछ पैसे उधार देने का कष्ट करें। तय समय पर मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा महाराज। हाँ क्यों नहीं तेनालीराम, सबकी मदद करना हमारा फर्ज है, और फिर तुम तो वैसे भी हमारे दरबार के एक अधिकारी हो। चलो बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? बस केवल 20,000 रुपये चाहिए महाराज। क्या 20,000?
इतने रुपयों का तुम क्या करोगे तेनालीराम? सुना है महाराज, पड़ोसी राज्य में एक बहुत अच्छे बुनकरों का गांव है जो बहुत ही महीन धागा बनाते हैं। महाराज, मेरे पड़ोस में भी कुछ बुनकर रहते हैं जो बहुत ही सुंदर कपड़ा बनाते हैं। महाराज, कल रात को मेरे पास उनका मुखिया आया था और उसने मुझसे कहा, तेनालीराम जी, सुना है पड़ोस के राज्य में बुनकरों ने बहुत ही अच्छा और महीन धागा बनाया है। हमारे राज्य के बहुत सारे व्यापारियों ने वो धागा खरीदा है। तेनालीराम जी, यदि आप हमारी मदद कर दें तो हम भी वो धागा खरीद सकते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छा कपड़ा बना सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यदि आप महाराज कृष्णदेव राय से हमारे लिए 20,000 रुपये उधारी ले आओ तो उनसे हम लोग वो धागा लाकर अच्छा कपड़ा बना सकते हैं। तेनालीराम जी, हम 4 महीने के तय समय पर आपको सारा पैसा वापस लौटा देंगे। ठीक है तेनालीराम, हम तुम्हें रुपए देते हैं, लेकिन याद रहे इन पैसों के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार रहोगे। 4 महीने के तय समय पर तुम्हें ये पैसा वापस करना होगा। हाँ ठीक है महाराज, ये लो धनीराम पैसे, लेकिन ध्यान रहे 4 महीने के तुरंत बाद महाराज को ये पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो भविष्य में महाराज हमारी कभी भी मदद नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हम तय समय पर आपको पैसा वापस कर देंगे। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार है। तेनालीराम कई दिनों से दरबार में भी नहीं आ रहा था, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनालीराम से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं है। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे तो वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उसकी पत्नी से कारण पूछा। वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है और यही चिंता इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। 1 हफ्ता पहले बुनकरों के मुखिया इनसे मिलने आए थे। बस महाराज, इसके बाद तो इन्होंने खाट ही पकड़ ली। फिर राजा ने तेनालीराम से पूछा, हाँ तेनालीराम, अब तुम ही बताओ कि बुनकरों के मुखिया ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुमने खाट पकड़ ली? हे महाराज, बुनकरों के मुखिया ने मुझसे कहा कि अब की बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से तय समय पर कपड़ा नहीं बना पाए हैं, सो इसलिए कृपया करके 2 महीने का समय और दे दिया जाए। अब आप ही बताइए महाराज, मैंने तो आपसे वादा किया था 4 महीने का, अब भला आपसे और ज़्यादा समय मैं कैसे मांगता? बस यही सोच करके मैं बीमार हुआ जा रहा हूँ। राजा ने तेनालीराम को सांत्वना दी और कहा, तेनालीराम, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे उधार चुकाने के लिए बंधे हुए नहीं हो, इसलिए चिंता छोड़ो और शीघ्र ही स्वस्थ होकर दरबार में आओ। यह सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज धन्यवाद। यह देख राजा ने तेनालीराम से पूछा, यह क्या तेनाली, इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे? मुझे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में पूछा। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी सारी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेशानुसार मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं और दरबार में आने के लिए तैयार। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वह तेनाली की बातों पर मुस्कुरा पड़े। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को कहा, अरे क्या पागलों जैसी बातें करते हो, भला ईश्वर भी कभी दुकानों में मिलते हैं? लगता है तुम पागल हो, चलो जाओ यहां से,
आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। दूसरे दुकानदार ने उससे पूछा, अरे क्या लेना चाहते हो बच्चे, आगे आओ। अंकल जी, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? क्या, ईश्वर? अरे तुम पागल तो नहीं हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है। चलो जाओ यहां से, अगर कोई चीज लेनी है तो बताओ, नहीं तो भागो यहां से। दूसरे दुकानदार ने भी उसे भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, बोलो बेटा, तुम क्या लेना चाहते हो? बाबा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तुम ईश्वर क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे, बच्चे ने मन में ऐसा सोचा। फिर बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, बाबा, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है अब बस ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में गए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और बहुत ही जल्द वह स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने आश्वासन देकर उन्हें कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान देने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। धन्यवाद। शहर से दूर जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सब्जियां उगाते व मुर्गियां पालते थे। वे सब्जी व मुर्गी के अंडों को बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन रामू व मोहन शहर से सब्जी व अंडे बेचकर शाम को जंगल के रास्ते वापस आ रहे थे। जब वे लोग जंगल के बीच में पहुंचे तो उनको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये कैसी डरावनी आवाज है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आवाज तो काफी डरावनी है ये। जल्दी चलो इस जंगल से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनके सामने एक भयंकर भूत आ जाता है। अरे मर गए रे, ये क्या है? कौन हो भाई तुम, और हमारे सामने क्यों आ गए? मैं हूँ भूत।
अरे मर गए रे। अरे भूत भैया, हमसे क्या चाहते हो? हमें जाने दो भाई। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अरे हाँ भैया, हम आपकी सारी बात मानेंगे। जल्दी कहो भैया, अगर कहो तो हम दोबारा यहाँ से कभी नहीं आएंगे। तो सुनो, अब मैंने इस गुफा को अपना घर बना लिया है, और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अरे मर गए। अरे नहीं भैया, हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे। जल्दी बताओ, क्या मानना है? तो सुनो, तुम सब गांव वालों को जाकर कहना कि मेरे लिए हर रोज 6 मुर्गियां और 20 अंडे यहाँ भिजवाने होंगे, वरना मैं तुम सब गांव वालों को मार दूंगा। हाँ हाँ भैया, हम सब गांव वालों को कह देंगे। तो ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे, यदि तुमने मेरी बात याद नहीं रखी तो मैं गांव में आकर सबसे पहले तुम दोनों को ही मारूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत करना। हम सब गांव वालों को कह देंगे, और यदि कोई नहीं माना तो हम तो जरूर लेके आएंगे भैया। अब हमें जाने दो भूत भाई। ठीक है, जाओ यहाँ से। कुछ देर बाद भीमा शहर से अंडे बेचकर वापस आ रहा था तो भूत उसके सामने भी आकर खड़ा हो जाता है और भीमा को भी मुर्गियों व अंडों की बात कहता है। बोलो, मानते हो मेरी यह बात या मार दूं तुम्हें? हाँ, मानता हूँ आपकी बात, मुझे मत मारो। भूत ने वहां से आने वाले सभी के सामने यही शर्त रखी। अगले दिन सुबह सब गांव वाले इकट्ठा हुए। अरे मोहन भाई, तुम्हें पता है, कल जब मैं शहर से आ रहा था तो एक भयंकर भूत ने मेरा रास्ता रोक लिया, और उसने बड़ी अजीब सी शर्त रखी है कि मैं गांव वालों को कहूं कि उस भूत के लिए हर रोज 6 मुर्गियां और 20 अंडे भेजने होंगे। कल जब मैं और मोहन बाजार से आ रहे थे तो वो भूत हमारे सामने भी आया था। हरिया चाचा भी कह रहे हैं कि उनके सामने भी भूत आया था। भाई, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। अब हमें क्या करना चाहिए? अरे भैया, मैं तो कहता हूँ भूत की बात मानकर उसको मुर्गियां और अंडे दे देते हैं। अगर हम दूसरे रास्ते से बाजार जाते हैं तो वो तो इतना लंबा है कि बाजार जाने में ही हमें शाम हो जाएगी। फिर भला हम अपने सब्जियां व अंडे कैसे बेच पाएंगे? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मोहन। जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलता तब तक हमें उस भूत की बात माननी चाहिए। तो ठीक है, कल से सब लोग अपने अपनी बारी के अनुसार अपने अपने घर से 6 मुर्गियां और 20 अंडे उस भूत को भेजने जाया करेंगे। हाँ ठीक है भैया, अपनी जान भी तो बचानी है। अच्छा, तो मोहन भाई, तुमने चलने की तैयारी कर दी? गांव वालों ने आज तुम्हारा ही नंबर पहला लगाया। हाँ भैया, और क्या करता, गांव वालों ने सबसे पहला नंबर मेरा ही लगा दिया। अब मरता क्या ना करता, जाना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं मोहन, तुम घबराओ मत। और हाँ सुनो, भूत से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना। वहां जाकर अपने मुर्गी और अंडों के पिंजरों को रखना और चुपचाप वापस चले आना, ठीक है? हाँ भैया, ठीक है रामू भाई। पर रामू भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे क्या भरोसा भूत का, कहीं पता चला वो मुझे भी खा जाए। अरे नहीं नहीं, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? उसे हर रोज मुर्गियां और अंडे चाहिए। लेकिन रामू भाई,
मेरी समझ में ये नहीं आया, वो भूत मुर्गी और अंडों का करेगा क्या? भला भूत को भी भूख लगती है क्या? हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो मोहन। ये सोचने वाली बात तो है। भला भूत मुर्गियों और अंडों का क्या करेगा? पर क्या पता कि मुर्गी खाने वाला भूत हो। भाई देखो, कुछ भी हो, अब तो हमें उसकी बात माननी ही होगी। हाँ भैया, माननी तो होगी, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई वो बहरूपिया तो नहीं है जो हम गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा हो और हमसे मुर्गियां और अंडे ऐंठ रहा हो। कुछ भी हो सकता है मोहन, लेकिन जब तक हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि वो कोई भूत नहीं, बहरूपिया है। और फिर देखा नहीं कितनी तेजी से वो गुफा से बाहर निकलकर हमारे सामने आया था। भला कोई इंसान ऐसे कैसे आ सकता है? भाई वो जरूर भूत ही है, मुर्गी खाने वाला भूत। अब तुम देर मत करो, कहीं हम लोग लेट हो गए तो वो भूत गांव में ना आ जाए। चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है भैया, चलो चलते हैं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। उस दिन के बाद सभी गांव वाले एक एक कर हर रोज भूत को अंडे व मुर्गियां भेजने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। फिर एक दिन भोला का नंबर आया मुर्गी और अंडे भेजने का, लेकिन भोला के पास केवल 10 मुर्गियां ही थी। भोला ना चाहते हुए भी मुर्गी लेकर भूत के पास गया। गुफा के बाहर जाकर भोला ने कहा, भूत जी, मैं आपकी मुर्गी व अंडे लाया हूँ। भूत ने बाहर आकर भोला से कहा, ठीक है, ये सारी मुर्गियां और अंडे वहां पत्थर पर रख दो और जाओ यहाँ से। और हाँ, पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जब भोला मुर्गियों को पत्थर पर रख रहा था, तो उसकी नजर भूत के पैरों पर पड़ी। भूत ने जूते पहने हुए थे। भोला को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर भोला ने गांव में जाकर सबको ये बात बताई। चाचा, जब मैं भूत को मुर्गियां देने गया तो देखा कि भूत ने जूते पहने हुए हैं। क्या भूत भी कभी जूते पहनता है? चाचा, मुझे लगता है कि वो जरूर कोई बहरूपिया है जो हम गांव वालों को भूत बनकर डरा रहा है और मुर्गियां और अंडे ले रहा है। भाई, मेरे ख्याल से हम सबको अभी वहां गुफा में जाना चाहिए। फिर सब गांव वाले गुफा की तरफ चल देते हैं। गुफा के बाहर से ही मोहन ने कहा, भूत जी, मैं आपके लिए मुर्गी व अंडे लाया हूँ। आज दो दो जने कैसे आ गए? वो मुझे नहीं पता, पर नंबर तो मेरा ही था आज। ठीक है, मुर्गियों को गुफा के बाहर पत्थर पर रख दो और जाओ यहाँ से। और हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है भूत जी, मैं रख देता हूँ। कुछ ही देर के बाद भूत गुफा से बाहर आया। भोला ने जैसे ही उसको डंडा मारा, भूत का मुखौटा अलग जा गिरा। सभी गांव वाले चौंक गए जब उन्होंने देखा कि वो कोई भूत नहीं, एक आदमी ही है। सभी गांव वालों ने मिलकर उसे वहां से भगा दिया और दोबारा गांव के आसपास भी न आने को कहा। और ऐसे मुर्गी वाले भूत का खेल खत्म हुआ। माधवगढ़ के दो व्यापारी धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहे थे। रास्ते में उनको एक घना जंगल पार करके जाना था। चमन भाई, जल्दी जल्दी चलो, हमें शाम होने से पहले उस घने जंगल को पार करना होगा। अरे हीरा भाई, मैंने तो सुना है वो बड़ा भयानक जंगल है, उसमें कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। हीरा भाई, क्यों ना हम दूसरे रास्ते से शहर चलें? अरे चमन भाई, दूसरे रास्ते से शहर जाने में हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। फिर उस रास्ते पर डाकुओं का भी तो खतरा है, कहीं हमें डाकुओं ने पकड़ लिया
तो वो हमारा सारा धन छीन लेंगे, फिर हम व्यापार कैसे करेंगे? हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो भाई। जंगल के रास्ते से तो हम सुबह तक शहर पहुंच जाएंगे। तो चलो जल्दी से इस जंगल को पार करते हैं। फिर वे दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। काफी चलने के बाद वे जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया। अगर मुझे उस साधु ने इस जंगल में ही रहने का श्राप ना दिया होता तो मैं हर रोज इंसानों का खून पीती। पर यहाँ इस घने जंगल में कोई इंसान नहीं आता। मेरा तो मूड ही खराब हो गया है इन जंगली जानवरों का खून पीते पीते। हाय, मैं क्या करूं? अगर इस जंगल में कोई इंसान मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कितना भयंकर जंगल है ये। यहाँ तो दूर दूर तक इंसान का नामो निशान भी नहीं है। लगता है इस पूरे जंगल में हम दोनों ही अकेले हैं। हाँ चमन भाई, तुम ठीक कह रहे हो। जंगल तो बड़ा ही भयानक है। चलो जल्दी से इसे पार करते हैं। चमन व हीरा चलते चलते काफी थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये जंगल कब खत्म होगा हीरा भाई? हीरा भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे ये कोई भूतिया जंगल हो? देखो ना भाई, ये पेड़ भी काले हैं यहाँ के। हाँ तुम ठीक कह रहे हो भाई, हमें जंगल के रास्ते नहीं आना चाहिए था। अब तो शाम भी होने ही वाली है और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि कितना और जंगल पार करना है। वे दोनों चलते चलते चुड़ैल के इलाके में पहुंच जाते हैं। जब चुड़ैल को जंगल से इंसानों की महक आई तो वह अपनी गुफा से बाहर आती है। मुझे तो ये इंसान की महक लगती है। आज तो जी भरकर खून पीऊंगी। हा 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 हा। अरे वाह, ये तो दो दो इंसान हैं, वो भी मोटे ताजे। इनको जरा और पास आने देती हूँ, कहीं मुझे देखकर भाग ना जाएं। हा हा हा। ये आवाज कैसी है हीरा भाई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चमन भाई, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या बात छुपाई है हीरा भाई? चमन भाई, इस जंगल में एक खून पीने वाली चुड़ैल रहती है। मुझे ये बात पता थी। अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन? जब तुम्हें पता था कि इस जंगल में खून पीने वाली चुड़ैल रहती है, तुम फिर भी मुझे इस रास्ते से ले आए मरवाने के लिए। अरे मैं तो अपनी पत्नी से वादा करके आया था कि जल्दी घर वापस आऊंगा, पर लगता है अब कभी घर वापस नहीं जा पाऊंगा। भाई मैंने सुना था कि वो चुड़ैल अंधेरा होने के बाद ही अपनी गुफा से निकलती है। मैंने सोचा जंगल का रास्ता छोटा है, हम दिन दिन में पार कर लेंगे। भाई मुझे क्या पता था कि हम रास्ता भटक जाएंगे और हमें यहीं रात हो जाएगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनको चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है और तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब तो माफी चुड़ैल से मांगना। मुझे लगता है ये चुड़ैल की ही आवाज है। अरे मर गए रे हीरा भाई, ये तो बड़ी भयानक डायन है। बड़े दिनों से इंसानों की तलाश थी। बहुत दिनों के बाद इस जंगल में कोई इंसान दिखा, वो भी एक साथ दो दो। आज तो जी भरकर इंसानों का खून पीऊंगी। देखो ना, हमारा खून पीने की बात कर रही है। हे चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दोबारा कभी नहीं आएंगे। छोड़ दूं? छोड़ दूंगी, तुम दोनों का सारा खून पीने के बाद। फिर चुड़ैल उन दोनों को अपने साथ उठाकर ले जाती है। अरे कोई बचाओ रे इस चुड़ैल से। अरे छोड़ दो रे। अरे नास पीटी, तुझे कीड़े पड़े। अरे छोड़ दे हमें, छोड़ दे चुड़ैल। चुड़ैल उन दोनों को अपनी गुफा में ले जाती है। अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर तुम दोनों का एक साथ खून पीऊंगी। कुछ देर और जी लो। हा हा हा। फिर चुड़ैल
गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद करके नहाने चली जाती है। हीरा भाई, ये क्या किया आपने? अब तो भगवान को याद कर लो। चुड़ैल के आते ही हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। रुको चमन भाई, मेरे पास कुछ है जिससे हो सकता है हम बच जाएं। अरे जल्दी बताओ, क्या है? मेरी तो वैसे ही जान निकली जा रही है। चमन भाई, जब मुझे जंगल में चुड़ैल का पता चला तो यहाँ आने से पहले मैं एक साधु के पास गया था। साधु ने मुझे कुछ काली मिर्चें पढ़कर दी थी और कहा था कि मैं इन्हें जिस किसी के ऊपर भी फेंकूंगा वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा। क्या इसका असर चुड़ैल पर भी होगा? ये तो पता नहीं, पर जैसे ही चुड़ैल नहाकर आएगी मैं उस पर यह मिर्च फेंकूंगा। अगर वो बेहोश हो जाती है तो हम भागकर गुफा के द्वार को चट्टान से बंद कर देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। चुड़ैल जैसे ही नहा के आती है, हीरा उस पर काली मिर्च फेंक देता है। चुड़ैल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वे दोनों जल्दी से बाहर आकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वे दोनों वहां से जान बचाकर भाग लेते हैं। आज की मेरी कविता नन्हे बीज का सफर। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। अरे नन्हा पौधा सोया, फिर क्या हुआ? सर 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 करती मंद पवन ने आकर पास जगाया। टिप 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 बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। देखो उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, सूरज बोला, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ। अलसाई आंखें खोलो, तुम उठकर बाहर आओ। अरे झट से बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली तब अंगड़ाई। एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। देखो उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। देखो अद्भुत उसने पाया। वर्षा ने जब सींचा उसको धूप ने गरमाया। धीरे धीरे बड़ा हो गया, घना पेड़ बन आया। भाई घना पेड़ बन आया। बच्चे बूढ़े सबने उसकी छाया में चैन सा पाया। ची ची करती चिड़िया ने भी सुंदर घोंसला बनाया और घर को अपने सजाया। सारा दिन झमघट सा रहता, मजा बड़ा ही आता। चारों तरफ भीड़ देख वो खुद ही खुद इतराता। भाई खुद ही खुद इतराता। एक दिन मेला ये उजड़ गया जब उसको काट डाला। पंछी चींटी बंदर गिलहरी सबको घर से निकाला। अरे बेघर था कर डाला। उसने तो बस सेवा की, कभी किसी से कुछ ना लिया। फिर स्वार्थी मानव ने उसको धोखा क्यों दिया? बोलो उसको धोखा क्यों दिया? उसका भी तो हक धरती पर मानव तुमने ये क्या किया? बार बार कर रहा सवाल वो, ऐसा तुमने क्यों किया? बोलो ऐसा तुमने क्यों किया?
मुझ में भी था जीवन समाया, फिर क्यों मुझे जीने ना दिया। कितना बेरहम बना तू मानव, क्यों तूने मुझको काट दिया, क्यों तूने मुझको काट दिया। संतरा एक पेड़ के नीचे उदास बैठा है। सेब और अमरूद उसके पास आते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। अमरूद भाई, देखो ना, संतरा तो यहाँ बैठा है और हमने इसे हर जगह ढूंढ लिया। सेब भाई, मुझे तो लगता है ये कुछ उदास है। चलो इसके पास चल के पूछते हैं क्या बात है। दोनों संतरे के पास जाते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। अरे क्या हुआ संतरे भाई, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? और तुम लीची की बर्थडे पार्टी में भी नहीं आए थे? अरे हमने तो वहाँ पर खूब मजे करे थे और अंगूरों का डांस तो कितना अच्छा था, और पाइनएप्पल के गाने का तो पूछो ही मत। अरे वो सब छोड़ो, तुम अपनी उदासी का कारण बताओ। हाँ बताओ बताओ, तुम उदास क्यों हो? अरे वो मैं हाँ बताओ 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 ना इन्हें, क्यों उदास हो? बस कुछ नहीं, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं उदास हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे दुकान से सामान लाना है। मुझे तो लगता है संतरा हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ छुपा रहा है। हो सकता है कि पाइनएप्पल ठीक कह रहा हो। चलो अब चलते हैं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। सेब, तुम्हारे दोस्त संतरे को क्या हुआ? वो आज मुझसे बिना बात करे ही चला गया। पता नहीं क्या बात है। वैसे तो वह कह रहा था कि उसके सिर में कुछ दर्द है। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। तुम उससे अच्छे से पूछना। ठीक है चाचा, हम दोबारा जाकर पूछते हैं उससे। अरे आइसक्रीम तो खाते जाओ। अब तो आइसक्रीम अपने दोस्त संतरे के साथ ही खाएंगे। अरे आप लोग फिर आ गए। मैंने बोला था ना कि मेरे सिर में दर्द है। देख भाई, दोस्तों से कोई बात छिपाई नहीं जाती। तुझे कोई भी परेशानी हो तो हमें बता, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। मुझे पार्टी में आने से पाइनएप्पल ने रोका था। क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जब मैं लीची के लिए गिफ्ट लेने जा रहा था तो मुझे रास्ते में पाइनएप्पल मिला। अरे संतरे, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहाँ जा रहे हो? शाम को लीची की बर्थडे पार्टी है ना, तो लीची के लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। और लीची के बर्थडे पार्टी के लिए मैंने एक गाना भी तैयार कर रखा है। सुनो, तुम बर्थडे पार्टी में नहीं आओगे। तुम्हें गिफ्ट लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या? लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैं तो जरूर जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वहाँ मेरे अलावा कोई गाना गाए, समझे? अरे वाह, ये क्या बात हुई? तुम अच्छा नहीं गा सकते तो किसी और को भी नहीं गाने दोगे, ऐसा ही समझ लो। लेकिन मैं तो जरूर आऊंगा पार्टी में। तो सुनो, अगर तुम पार्टी में आए तो मैं तुम्हें अपने डॉगी से कटवा दूंगा। मुझे मालूम है तुम उससे बहुत डरते हो। मैंने पार्टी के लिए कितनी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है ना मुझे डॉगी से कितना डर लगता है। बस इसीलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाया और यही मेरी परेशानी का कारण है। क्या? अच्छा, उसकी ये हिम्मत। पाइनएप्पल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम्हें भी यह बात अपने दोस्तों से बतानी चाहिए थी। हम सब मिलकर इसका कोई हल निकालते। मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। रुको, हम सब मिलकर पाइनएप्पल को सबक सिखाएंगे। लेकिन कैसे? तुम चिंता मत करो, कल हम सब मिलकर पिकनिक पर जा रहे हैं और वहाँ पर पाइनएप्पल भी आ रहा है। वहीं पर सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। क्या? सच में? हरे! हरिपुर गांव, जो कि शहर से काफी दूर था, गांव में कोई भी डॉक्टर न होने की वजह से गांव वालों को अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवाने के लिए शहर या फिर किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता था।
गांव से आने जाने वाले सभी रास्ते कच्चे व उबड़ खाबड़ थे, इसलिए गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब हरिपुर गांव वाले काफी खुश थे, क्योंकि गांव में एक डॉक्टर ने अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया था। अरे सहदेव भाई, अब तो अपने भी गांव में डॉक्टर आ गया। अब हमें इलाज के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो विजय भाई। अगर हमारे गांव में डॉक्टर होता तो हीरा की पत्नी शहर जाते जाते दम ना तोड़ती। हाँ, ये बात तो ठीक है भाई। पहले तो हमें जरा सी बीमारी के लिए भी शहर जाना पड़ता था, जिसमें हमारा सारा दिन खराब हो जाता था। ऊपर से सारा काम छूटता, वो अलग। या फिर वो गहरी नदी और ऊंचे पहाड़ पार करके रामपुर गांव में उस वैद्य के पास जाओ। रास्ता ऐसा उबड़ खाबड़ कि अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाए। चलो छोड़ो भाई, अब तो अपने गांव में भी डॉक्टर आ गया। अब किस बात की चिंता। अरे भगवान, दुकान तो मैंने खोल दी। अब जल्दी जल्दी ग्राहक भेज दो, ताकि मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं। फिर मुझे एक कार भी तो लेनी है। फिर डॉक्टर अपनी दुकान लगाकर ग्राहकों के आने के इंतजार में बैठ जाता है। तभी उसकी दुकान पर रामू काका आते हैं। अरे नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे नमस्कार नमस्कार। आ जाओ आ जाओ, बताइए क्या परेशानी है आपको। डॉक्टर साहब, मुझे पेट में जोरों का दर्द है, मुझे अच्छी से दवाई दे दो। अरे चाचा, अब बिल्कुल चिंता मत करें, मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर दवाई देते समय मन में कुछ सोचता है। अगर मैंने इनको पहली बार में ही सही दवाई दे दी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा और दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। फिर मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाऊंगा। इसलिए मैं इनको पहले नकली दवाई देता हूँ। 2 दिन में पैसे हटने के बाद असली दवाई दे दूंगा। फिर डॉक्टर रामू काका को दवाई देता है और वह चला जाता है। ऐसे ही डॉक्टर सबको 2-3 दिन तक नकली दवाई देता है और बाद में असली दवाई देकर ठीक कर देता है, जिससे गांव वालों को ये लगता है कि डॉक्टर काफी अच्छा है। इस तरह डॉक्टर भोले भाले गांव वालों को ठग रहा था। लेकिन इसके विपरीत गांव वाले डॉक्टर के प्रति बड़े ही अच्छे थे। वे डॉक्टर के ज्यादा पैसे लेने पर भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था शहर जाने से तो भला है यहीं पर थोड़ी ज्यादा पैसे देकर इलाज कराना। डॉक्टर का कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। डॉक्टर भोले भाले गांव वालों को ऐसे ही लूटता रहा। अरे वाह, इस गांव में तो खूब बीमार होते हैं। अगर ऐसे ही ये लोग बीमार होते रहे तो मैं इनसे खूब धन कमा सकता हूँ। यहाँ तो पानी के भी पैसे मिलते हैं। वही पानी तो मैं इनको पीने के लिए देता हूँ और उसी पानी को इंजेक्शन में भरकर लगा देता हूँ। वैसे भी मेरे गुरु ने मुझको पहले ही समझाया था, पहले मरीज को असली दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी मरीज ठीक हो जाएगा तो तुम इतनी कमाई कैसे कर पाओगे। जब तक कोई गांव वाला नहीं बोलता ऐसे ही चलने देता हूँ, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अरे रामधन भाई, कहाँ जा रहे हो बच्चों को लेकर। सहदेव भाई, बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ हाँ, अरे नमस्कार भाई नमस्कार। आओ बताओ क्या बात है। डॉक्टर साहब, लड़के को बुखार है, इसे अच्छी सी दवाई दे दो ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ हाँ, दवाई तो मैं बिल्कुल अच्छी ही दूंगा। पहले मैं चेकअप तो कर लूं कि इसको क्या बीमारी है। फिर डॉक्टर बच्चे को चेक करने के बाद रामधन से कहता है, इसको मामूली बुखार नहीं है, अगर इसका सही इलाज नहीं कराया तो कुछ भी हो सकता है। बच्चे का मामला है, इसे हल्के में ना लेना और इसका सही इलाज करवाना। इसके लिए तुम्हें 2-3 बार आना पड़ेगा। फिर डॉक्टर रामधन के लड़के को दवाई दे देता है। डॉक्टर साहब, कितने पैसे हो गए। अभी तो बस 300 रुपए ही हुए हैं। 300 डॉक्टर साहब, शहर वाले डॉक्टर तो सिर्फ 100 रुपए में ही दवाई दे देते थे। अरे अरे, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुमसे पैसे लूट रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं ये महंगी दवाइयाँ हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये लो 300 रुपए। रामधन पैसे देकर चला जाता है। जब रामधन
दवाई लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे हीरा मिलता है। रामधन भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे आ कहाँ से रहा हूँ भाई, मैं तो लूट के आ रहा हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? अरे भाई, मुझे लगता है गांव में ये डॉक्टर नहीं कोई लुटेरा है। भला जरा से बुखार की दवाई के लिए कोई 300 रुपए लेता है। शहर वाला डॉक्टर तो केवल 100 रुपए की दवाई में ही ठीक कर देता था। तभी वहां पर रामू काका भी आ जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो रामधन भाई, कुछ दिन पहले मैं भी पेट दर्द की दवाई के लिए गया था, तो मुझसे भी 200 रुपए ले लिए थे और कुछ आराम भी नहीं हुआ। वो तो अच्छा हुआ मुझे शहर जाना था, वहीं से दवाई ले आया, तब जाकर मुझे आराम हुआ। फिर धीरे धीरे सभी गांव वाले ये बात जान गए कि डॉक्टर उनसे ज्यादा पैसे ऐंठ रहा है और जरा सी बीमारी के लिए 2-3 बार दवाई देता है, तब जाकर कहीं बीमारी ठीक होती है। फिर सभी गांव वालों ने सलाह मिलाई कि शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाकर डॉक्टर की जांच कराई जाए। जब शहर से बड़े डॉक्टर ने आकर उसकी दुकान देखी तो उसमें काफी नकली दवाइयां मिली। तुम्हें शर्म नहीं आती? भोले भाले गांव वालों को ठगते हुए। लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं, लेकिन तुम जैसे लालची लोगों ने इस पेशे को लोगों को ठगने का धंधा बना लिया है। हमें लोगों की सेवा करने की कसम खिलाई जाती है, ना कि उन्हें लूटने की। मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। आज के बाद मैं ईमानदारी से काम करूंगा और बहुत ही कम पैसे में इनका इलाज कर दूंगा। उस दिन के बाद वह डॉक्टर बहुत ही कम पैसों में और सही दवाई देकर इलाज करता है। बच्चों, हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। उस दिन के बाद वह डॉक्टर बहुत ही कम पैसों में और सही दवाई देकर इलाज करता है। बच्चों, हमें अपने काम को कहाँ से आया सिंहासन? कौन थी 32 पुतलियाँ? प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते हैं कि दूध और पानी अलग अलग हो जाएं। नगरी में एक किसान का एक खेत था, जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी ज़मीन पर तो खूब तरकारियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी ज़मीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस ज़मीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा। किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चलाने लगता, कोई है? राजा भोज को पकड़ कर लाओ और सजा दो। मेरा राज्य उससे लो, जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में भी पहुँची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आँखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ कर लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। चुपचाप महल लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफ़ी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियाँ, यानी कुल 32 पुतलियाँ खड़ी थीं। सबकी अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए।
सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन को दुरुस्त करवाया जाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ तुम क्यों हंसी? पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, हे राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे? पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की यह पहली पुतली रत्न मंजरी ने राजा को एक कहानी सुनाई। कहानी अगले एपिसोड में।